बारिश की बूंदें पुरानी हवेली की छत पर लगातार गिर रही थीं, एक नीरस, अथक संगीत की तरह। आर्यन ने अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में उस विशाल, वीरान इमारत को देखा। दादी की मौत के बाद उसे उनके पुराने कागजात और चिट्ठियां संवारने के लिए इस दूरदराज गांव में आना पड़ा था। यह घर शहर से बहुत दूर था, जहां मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से काम करता था। ठंडी हवा बारिश के साथ मिलकर हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसने एक गहरी सांस ली, गाड़ी से उतरा और दरवाजे की ओर बढ़ा। भारी दरवाजा चरमरा कर खुला। अंदर से पुरानी, सीलन भरी हवा का एक झोंका आया। घर के अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप तेजी से बंद हो गया, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे धकेला हो। आर्यन चौंक गया, लेकिन उसने इसे हवा का झोंका मानकर टाल दिया। बिजली का कनेक्शन मुश्किल से चल रहा था, बल्ब टिमटिमाते हुए जल रहे थे। उसने दादी के कमरे की ओर रुख किया, जहां ढेर सारी पुरानी अलमारियां और बक्सों में चिट्ठियां भरी थी। अगले कुछ घंटों तक आर्यन कागजात और चिट्ठियां छांटता रहा। एक एक कर वह पुरानी यादों में खोता जा रहा था। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, उसकी आवाज अब और तेज लगने लगी थी। तभी उसे लगा कि किसी ने घर के बाहर से दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी है। ठक ठक ठक। आर्यन ने सिर उठाया। कौन होगा इस तूफानी रात में, उसने सोचा, लेकिन आवाज बंद हो गई। उसने फिर से काम शुरू किया। फिर से वही आवाज, ठक ठक ठक। दरवाजे पर फिर दस्तक। यह कोई हवा नहीं थी। इस ठंडी बारिश में इतनी रात को इस वीरान जगह में कौन आ सकता है? मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने कमरे के बाहर झांका, सब शांत था। अंधेरी गैलरी डरावनी लग रही थी। वहां कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं। आर्यन वापस अपनी सीट पर बैठा। उसे लगा कि थकान की वजह से उसे वहम हो रहा है। तभी उसे एक पुरानी, मैली चमड़े की थैली मिली, जो एक कोने में पड़ी थी। यह किसी डाकिये की थैली लग रही थी, जिस पर भारतीय डाक लिखा था। थैली के अंदर एक पुरानी, सीलन भरी चिट्ठी थी, जिस पर भेजने वाले का नाम नहीं था। लिफाफे पर दादी का नाम लिखा था, लेकिन चिट्ठी कभी खोली नहीं गई थी। आर्यन को अजीब सा महसूस हुआ। उसने चिट्ठी को वापस थैली में रखा और उसे एक तरफ रख दिया। बाहर बारिश की आवाज में मुझे एक और आवाज सुनाई दी। साइकिल की घंटी की आवाज, ठन ठन, हल्की, दूर से आती हुई, फिर पास आती हुई। यह क्या हो रहा है? साइकिल की घंटी इस अंधेरी तूफानी रात में? कोई डाकिया? नहीं, यह असंभव है। मैं डर मारे कांप रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। क्या यह सब मेरे दिमाग का खेल है? मैं अकेला हूं, बिल्कुल अकेला। आर्यन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। रात के 11:15। उसने सोचा। उसे लगा कि उसने कम से कम 3 घंटे काम किया होगा, लेकिन समय बहुत कम बीता था। बाहर की ठंडी बारिश और घर के अंदर की चुप्पी अब उसे असहज कर रही थी। उसने एक बार फिर उस डाकिये की थैली की तरी की तरफ देखा। क्या यह दादी के किसी पुराने डाकिया की थी? उस एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अगले दिन बारिश थोड़ी धीमी हुई थी, लेकिन हवा में ठंडक बरकरार थी। आर्यन को पुराने बक्सों में एक पुरानी डायरी मिली। वह दादी की डायरी थी। पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन लिखावट साफ थी। कुछ पन्ने पलटने के बाद उसकी नजर एक हिस्से पर पड़ी, जहां दादी ने गांव के डाकिये रमेश बाबू के बारे में लिखा था। सन 1955 की एक रात का जिक्र था। दादी ने लिखा था कि उस साल भी ऐसे ही कड़ाके की ठंड थी और घनघोर बारिश हो रही थी। रमेश बाबू गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार डाकिया थे। वह कभी भी कोई चिट्ठी देर से नहीं पहुंचाते थे। उस रात उन्हें शहर से एक बहुत जरूरी तार मिला था, जिसमें मेरे परदादा के खराब स्वास्थ्य की खबर थी। दादी ने लिखा था कि रमेश बाबू ने आधी रात को भी उस तार को पहुंचाने का फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कितना जरूरी था। लेकिन रमेश बाबू कभी परदादा तक नहीं पहुंचे। अगले दिन सुबह उनकी साइकिल एक टूटे हुए पुल के पास मिली और उनका शरीर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे मिला। उनके हाथ में वह तार कसकर पकड़ा हुआ था, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुका था।
और अब पढ़ा नहीं जा सकता था। गांव वालों का मानना था कि रमेश बाबू अपनी आखिरी चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश में लगे थे और उनकी आत्मा आज भी उसी रात में भटक रही है, उस चिट्ठी को उसके सही पते पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। खासकर ठंडी बारिश वाली रातों में दादी ने यह भी लिखा था कि उस रात वह तार उन्हें ही पहुंचाया जाना था। अचानक घर के बाहर तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। रमेश बाबू, वही डाकिया, क्या दादी को वह तार कभी नहीं मिला? क्या उनकी आत्मा अभी भी? मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैं डायरी के पन्ने पलटने लगा, लेकिन लिखावट अब धुंधली लग रही थी। तभी उसे खिड़की के बाहर एक हलचल महसूस हुई। धुंधली रोशनी में बारिश की मोटी चादर के पीछे एक परछाई दिखाई दी। एक आदमी की परछाई। वह धीरे धीरे पास आ रही थी। आर्यन की सांसें अटक गई। परछाई और स्पष्ट हुई। एक आदमी पुराने डाकिये की खाकी वर्दी में, कंधे पर चमड़े की थैली लिए, सिर झुकाए हुए सीधा उसकी खिड़की की ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, जैसे कोई पुरानी तस्वीर हो। वह वहां बारिश में बिना किसी छाते के खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसने अपना एक हाथ उठाया जिसमें एक पीला पड़ा हुआ लिफाफा था। उसने लिफाफे को आर्यन की ओर बढ़ाया, मानो उसे कुछ देना चाहता हो। आर्यन अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें उस आकृति पर टिकी थी जो अब खिड़की के बिल्कुल पास खड़ी थी। चिट्ठी, तुम्हारी चिट्ठी। चिट्ठी नहीं, मैं यह चिट्ठी नहीं लूंगा। यह रमेश बाबू है, उनकी आत्मा। मुझे यहां से भागना होगा। भागो भागो। मैं तेजी से कमरे से बाहर भागा, दरवाजे की ओर। मेरा दिल सीने से बाहर आ रहा था। दरवाजे, यह बंद क्यों है? मैं इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यह हिल भी नहीं रहा। आर्यन ने दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो पलट कर देखा तो डाकिया अब गैलरी के अंत में खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वो धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम से फर्श पर पानी का निशान बन रहा था। उसके कपड़ों से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं, करीब मत आओ, मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं पीछे हटता गया जब तक कि मेरी पीठ दीवार से टकरा नहीं गई। डाकिया अब बिल्कुल मेरे सामने था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे उसने सदियों से कुछ देखा ही ना हो। उसके हाथ में वही भीगा हुआ लिफाफा था। वो उसे मेरे हाथों में थमाना चाहता था। ले लो अपनी चिट्ठी, इंतजार बहुत हुआ। डर के मारे आर्यन ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, जैसे आत्मा शरीर छोड़ रही हो। जब उसने आंखें खोली तो डाकिया वहां नहीं था, लेकिन उसके हाथों में वही भीगा हुआ पीला पड़ा लिफाफा था। उस पर लिखा था, आर्यन, पुरानी हवेली। लिफाफा खुल चुका था। तुम्हारा इंतजार खत्म। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी निकाली। उसमें बस एक ही शब्द लिखा था, नीली स्याही में, जो बारिश के पानी से थोड़ी फैल गई थी। अगला आर्यन ने जैसे ही ये शब्द पढ़ा, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसके कपड़े भारी लगने लगे, जैसे वे भीगे हुए हों। उसने अपने हाथों की ओर देखा। उसके हाथ अब झुर्रीदार और ठंडे थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, साइकिल की घंटी की आवाज, दूर से आती हुई फिर पास आती हुई, टन टन। और उसे अपने कंधे पर चमड़े की थैली का वजन महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर बारिश में एक परछाई खड़ी थी, जो बिल्कुल उसकी अपनी परछाई जैसी लग रही थी। वह डाकिया जो अब उसे अपनी चिट्ठी दे चुका था, अब उस परछाई में बदल चुका था। आर्यन ने अपने हाथों में मौजूद चिट्ठी को देखा। उसे अब यह किसी और को पहुंचाना था। तुम अब डाकिया हो, इंतजार करते रहो। बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। आर्यन ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। ठंडी बारिश में अपनी चमड़े की थैली और उस लिफाफे के साथ एक नए अंतहीन इंतजार की शुरुआत हो चुकी थी। कभी कभी कुछ चिट्ठियां सिर्फ पते पर नहीं पहुंचती, बल्कि जिंदगियां बदल देती हैं। क्या आप ऐसी किसी चिट्ठी का इंतजार कर रहे हैं?
बने रहिए हमारे साथ हॉरर पॉडकास्ट अड्डा पर डर के एक नए ठिकाने में